हम पढ़ रहे हैं भाई मैरी ऑफ स्टैंटन की है हाउ टू रीड फेसेस। वॉल्यूम फर्स्ट है, थ्योरेटिकल पार्ट है ये, और सेकंड चैप्टर चल रहा है। इसमें टॉपिक चल रहा है हमारा द लॉ ऑफ द स्केलिनिज्म और परवर्जन। 56 नंबर पेज है, और इसमें मैरी ऑक्सफोर्ड कह रही हैं The principal and most important use of the knowledge of the basic principles of form is found in its application to scientific physiognomy, and the most important use of this science is towards the scientific culture of the human race. ये जो प्रिंसिपल है इसका जो मोस्ट इम्पोर्टेंट यूज जो है इस नॉलेज का, इस प्रिंसिपल का, और मोस्ट इम्पोर्टेंट यूज इसकी नॉलेज का, इसकी बेसिक प्रिंसिपल्स की नॉलेज का, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ फॉर्म की नॉलेज जो है इसका पाया गया एप्लीकेशन करने के तहत साइंटिफिक फिजियोग्नोमी में। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण यूज होता है इसका साइंस में, जब हम साइंटिफिक कल्चर ह्यूमन रेस की तैयार करते हैं या साइंटिफिक कल्चर ऑफ ह्यूमन रेस को आगे बढ़ाते हैं, तो इसका बहुत ज्यादा अच्छा यूज पाया गया ये प्रिंसिपल का और नॉलेज का, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ फॉर्म। करें टू स्टडी द साइंस फॉर द सिंपल डिजायर फॉर नोइंग व्हाट सर्टेन फेसेस एंड फॉर्म्स रिवील इज मियर चाइल्डिश क्यूरियोसिटी। और भाई गजब की बात कह रहे हैं, कह रही है कि जो स्टडी है इस साइंस की, केवल एक साधारण इच्छा के साथ कि भाई चलो हम जान लें चेहरे से किसी भी फॉर्म का हम खुलासा कर लें, तो कह रहे हैं मात्र एक ये बचकाने इच्छा है, यानी कि इसका बहुत गहरा साइंस है। अगर केवल आप इतना जानना चाहते हो कि चलो इस स्टडी ऑफ साइंस से हम केवल मात्र सर्टेन फेसेस और फॉर्म का रिवील कर लें, तो ये कह रहे हैं मियर चाइल्डिश क्यूरियोसिटी होगी। ये कह रहे हैं द एप्लीकेशन ऑफ इट्स प्रिंसिपल्स इज इट्स हाईएस्ट यूज। इसका जो एप्लीकेशन है साइंटिफिक फिजियोग्नोमी का सिद्धांतों का, इसका बहुत ही बड़ा उपयोग होता है, न केवल किसी के करैक्टर को पहचानने तक। माई मोटिव इन एलेबोरेटिंग दिस सिस्टम proceeds primarily from a desire to improve the race by practical methods to bring it up a higher grade of moral, physical and intellectual excellence instead of relying upon the slow and uncertain natural way advised by theologians, which is the merely sentimental phase of improvement. Slow and uncertain, not a radical and certain. कह रही है मेरा जो मोटो है, मेरा जो मोटिव है इस सिस्टम को आगे बढ़ाने का, एलेबोरेट करने का, प्रमुखता के साथ मेरी इच्छा ये है कि ह्यूमन रेसिस को इम्प्रूव किया जाए प्रैक्टिकल मेथड्स के आधार पर, इंसान की प्रजाति को इम्प्रूव किया जाए और हायर ग्रेड ऑफ मॉरल लेवल पर हायर ग्रेड में ले जाया जाए, हायर ग्रेड ऑफ फिजिकल रूप में ले जाया जाए, और हायर ग्रेड ऑफ इंटेलेक्चुअल एक्सीलेंस तक पहुंचाया जाए मानव जाति को, बजाय किसके, इस बात पर भरोसा करने के लिए जो स्लो और अनसर्टेन नेचुरल तरीका है जो थियोलॉजिस्ट ने बताया, उसको छोड़ करके भाई साइंटिफिक तरीका अपनाओ ह्यूमन प्रजाति को इवॉल्व करने के लिए। और ये जो थियोलॉजिस्ट के द्वारा जो नेचुरल वो दिया था तरीका, अनसर्टेन नेचुरल, कह रहे विच इज मियरली सेंटिमेंटल फेस ऑफ इम्प्रूवमेंट। ये तो नेचुरल वे तो एक सेंटिमेंटल फेस होगा इम्प्रूवमेंट का, स्लो होगा और अनिश्चित होगा, और ना ही रेडिकल और सर्टेन होगा, नॉट रेडिकल और सर्टेन। तो भाव ये है कि इस साइंटिफिक नॉलेज को लेकर के ह्यूमन प्रजाति को आप इम्प्रूव कर सकते हो। आप भरोसा मत करो या उस पर मत निर्भर रहो जो नेचुरल तरीका है जो थियोलॉजिस्ट ने बताया, जो कि अनसर्टेन है, जो कि स्लो है, जो कि रेडिकल और सर्टेन भी नहीं। I do not wish to underrate theology or any other system of ethics which promotes in any degree, however slight, the morality and integrity of humanity. हालांकि मैं यहाँ पर अंडर रेट नहीं कर रही हूँ, मैं कम नहीं आ कर रही हूँ थियोलॉजी को और किसी दूसरे सिस्टम को एथिक्स के जो प्रमोट करते हैं किसी भी मात्रा में किसी इंसान के एवोल्यूशन को,
हालांकि स्लाइट और मोरलिटी और इंटीग्रिटी ऑफ ह्यूमैनिटी को किसी भी छोटी सी मात्रा में अगर प्रमोट करते हैं, मैं उनको कम नहीं आ करी, बट आई but what I urge is that fundamental principles of life are now at the particular stage of the world's development greatly needed, and I add this my contribution in a true missionary spirit as bring the attitude of benevolence. मैं उन्हें कम नहीं आंक रही, लेकिन मेरी जो अर्ज है, मेरी जो तीव्र इच्छा है फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को अब जीवन के पर्टिकुलर स्टेज पर जो इस वर्ल्ड का जो डेवलपमेंट चल रहा है इस समय पर, एक बहुत बड़ी आवश्यकता है जो मैं यहाँ ऐड कर रही हूँ अपने कंट्रीब्यूशन के साथ। मेरा मिशन है, मेरा मिशनरी स्पिरिट है मेरी, कि भाई इस बीइंग द एटीट्यूड ऑफ बेनोवेलेंस, मेरी जो एटीट्यूड है वो एक बेनोवेलेंस है, यानी कि एक दूसरों की सेवार्थ के लिए है। और कह रही है आई होल्ड एंड हैव एवर हेल्ड टुवर्ड्स माय फेलो बीइंग्स, आई होल्ड एंड हैव एवर हेल्ड टुवर्ड्स माय फॉलो बीइंग्स, और मैं जो है इसको अपने जो मेरे फॉलो बीइंग्स हैं उनकी तरफ इसको देना चाहती हूँ, एक तरह से पकड़ बनाना चाहती हूँ मैं अपनी उसके द्वारा। करिंग द फॉर्म ऑफ इट्स एक्सप्रेशन हैज हाउएवर चेंज विद एडवांसिंग ईयर। ये बात बिल्कुल अलग है कि जो फॉर्म है इसकी, जो साइंटिफिक फिजियोनॉमी के एक्सप्रेशन की भी हालांकि बदलती रहेंगी एडवांसिंग ईयर्स के साथ। फॉर वेयर एज इन माई यूथ आई थॉट इन माई ड्यूटी टू प्रोसीड टू अफ्रीका एंड क्रिश्चियनाइज द बारबरस रेसेस। कैसे बदलती रहती हैं रहेंगी मेरे इसकी एक्सप्रेशन मेरे इस काम के लिए? कह रही जब मैं यंग थी तो मेरा विचार, मेरी ड्यूटी केवल इतनी थी, मेरा कर्तव्य मानती थी कि मैं अफ्रीका वालों को और क्रिश्चियनिटी के लिए, जो जंगली प्रजाति हैं, जो असभ्य प्रजाति हैं, उनके लिए मेरा मकसद था। कह रही है आई नाउ बिलीव इट माई ड्यूटी टू रिमेन एट होम एंड अपील टू द मोस्ट एनलाइटेंड एंड रिफाइंड ऑफ द क्रिश्चियन रेसेस and to instruct them in divinely constituted scientific law instead of teaching inspirational intuitive beliefs to the heathen। heathen का मतलब बुत परस्ती। कह रही है पहले तो मेरा उनके लिए ही था, लेकिन अब मेरा विश्वास है और मेरा कर्तव्य है कि मैं घर पे रिमेन एट, मैं घर पे रहूं और मैं अपील करूं किनसे? मोस्ट एनलाइटेंड एंड रिफाइंड ऑफ क्रिश्चियन रेसिस से, और इंस्ट्रक्ट करूं उनको कि भाई डिवाइनली कंस्टिट्यूटेड साइंटिफिक लॉ की जगह को करें इन डिवाइनली कंस्टिट्यूटेड साइंटिफिक लॉ इंस्टेड ऑफ टीचिंग, बजाय इंस्पिरेशन तक रहने के, बजाय इंट्यूटिव बिलीफ के, बजाय बुत प्रस्ती के, उसको आगे बढ़ें और फिर साइंटिफिक लॉ को अपनाएं। एक तरह से मेरा ये रुझान है, अब मेरा ये उद्देश्य है किसके लिए? जो एनलाइटेंड एंड रिफाइंड क्रिश्चियन रेसेस हैं उनके लिए, कि वो अब आगे बढ़ें, अपनी उस बुत परस्ती से बाहर आए। द लेटर बिलोंग्स टू द इन्फेंटाइल स्टेज ऑफ मैन एंड द रेसेस एंड द फॉर्मर टू द अडल्ट स्टेज ऑफ माइंड। यानी ये जो पहले वाली है बुत परस्ती है, जो पहला तरीका था, ये एक इन्फेंटाइल स्टेज थी किसी इंसान की, जो वहां तक सोचता था रेसिस के बारे में, और अब जो है ये एंड द फॉर्मर टू द अडल्ट स्टेज ऑफ माइंड। भाग ये आ रहा है कुछ का द लेटर बिलोंग्स टू द इन्फेंटाइल स्टेज ऑफ मैन एंड द रेसिस एंड द फॉर्मर और टू द अडल्ट स्टेज ऑफ माइंड। जो आगे बढ़ के फिर ये एक तरह से ये सोच भी अडल्ट स्टेज ऑफ माइंड की आ जाएगी, और जो पहले वाले जो बिलीफ थे वो इन्फेंटाइल स्टेज थी। तो ये भी है कि इन्फेंटाइल स्टेज से आप जिस तरह से कोई इन्फेंट चाइल्ड, और चाइल्ड से फिर अडल्ट, और टीनेजर, और टीनेज से अडल्ट, अडल्ट से ओल्ड की तरफ बढ़ता है, इसी तरह से इवोल्व होकर के ये साइंस भी डेवलप हो रहा है, साइंटिफिक फिजियोनॉमी का, और उसको वो कह रहे हैं उसको हमें अपनाना चाहिए। आगे कह रही है कि इन द प्रीसीडिंग पेजेस ईच प्राइमल प्रिंसिपल ऑफ फॉर्म हैज बीन कंसिडर्ड। आगे आने वाले पेजेस में प्रत्येक जो प्राइमल प्रिंसिपल ऑफ फॉर्म है उसको हम कंसिडर करेंगे। कौन से हैं? तीन तो हम पढ़ी चुके, लॉ ऑफ केमिकल, लॉ ऑफ मैकेनिकल, लॉ ऑफ आर्किटेक्चर, और जितने भी लॉ ऑफ स्क्वायर, एंगल, इन सबको हम कंसिडर करेंगे।
There now remain only the duty of giving a tabulated summation of the several discriminations of form together with their related symbols और significance. और अब जो क्या केवल क्या कर्तव्य बचा हमारा, नियम तो सब बता दिए और अब आगे मुझे कंसिडर भी करेंगे। अब हमारा एक ड्यूटी बची कि हम टैबुलेट करें, हम एक संकलन करें, हम जोड़ दे सेवरल डिस्क्रिमिनेशंस को फॉर्म की, जितनी भी विभिन्नताएं हैं भिन्नताएं हैं फॉर्म्स की, उनको हम जोड़े एक साथ लेके आए, टुगेदर विद देयर रिलेटेड सिंबल्स एंड सिग्निफिकेशंस, उनके क्या क्या सिंबल्स और क्या क्या सिग्निफिकेशन है उनके हिसाब से हम सेवरल डिस्क्रिमिनेशन ऑफ फॉर्म्स को एक साथ लेकर के आए, जोड़े, क्लासिफाई करें, एक तरह से उनका क्लासिफिकेशन करें। कह रहे हैं द 6 सिंपल मैकेनिकल पावर्स इन्वॉल्व इन नेचर और द वर्किंग फोर्सेस विच ऑपरेट द वर्ल्ड एंड मैन्स ऑर्गेनिज्म अलाइक, केवल 6 सिंपल मैकेनिकल पावर्स हैं इस पूरी प्रकृति में शामिल, जो काम करती हैं, जो फोर्स हैं, जो ऑपरेट कर रहे हैं, इस दुनिया को चला रहे हैं और इस इंसान के रूप में जो ऑर्गेनिज्म है इसको चला रहे हैं, वो हैं अर्थात वो है लीवर, वो है व्हील, वो है एक्सिल, वो है पुली, वो है इंक्लाइंड प्लेन, द वेज एंड स्क्रू। प्रकृति में जितनी भी मैकेनिकल एक्टिविटी हो रही है, कहीं ना कहीं लीवर का मतलब जैसे कि किसी चीज को हम उठाते हैं, क्रेन की तरह जो उठाते हैं कोई चीज, हाथ से हम किसी सामान को उठाते हैं। व्हील का मतलब जो राउंड के हिसाब से व्हील के रूप में जो एक्टिविटी हो रही है, एक्सिल के रूप में हो रही है जिन पर गाड़ियों का पहिया दौड़ रहा है, पुली के रूप में हो रही है, इंक्लाइंड प्लेन शामिल है, वेज एंड स्क्रू शामिल है। ये 6 ऐसे मैकेनिकल पावर्स हैं जो कि पूरी नेचर में काम कर रहे हैं, चाहे कोई प्राणी, कोई पक्षी, कोई मशीन, कुछ भी है, उनमें जो भी हरकत हो रही है उनके अंदर ये 6 मैकेनिकल प्रोसेस ही होते हैं। कह रहे हैं विल बी ट्रीटेड ऑफ व्हेन वी अराइव एट द डिस्कशन ऑफ द मूविंग फोर्सेस ऑफ डायनेमिक ऑफ द ह्यूमन माइंड एंड बॉडी, और हम इनको ट्रीट करेंगे ऐसे ही इंसान के लिए भी जब हम पहुंचेंगे डिस्कशन करने के लिए मूविंग फोर्सेस को लेकर के, डायनेमिक्स ऑफ द ह्यूमन एंड बॉडी को लेकर के, तो हम इनको ही डिस्कशन करेंगे इनका। कह रहे हैं दिस चैप्टर इज डिवोटेड मोर पर्टिकुलरली टू द एप्लीकेशन ऑफ द फैक्टर्स ऑफ फॉर्म टू द ह्यूमन ऑर्गेनिज्म रिगार्डलेस of the operation and effect of the mechanical forces and visceral organs which produce them, except in the most primitive and elementary sense as connected with primitive geometry or the form and motions of the planets। कह रहे हैं जो चैप्टर है ये डिवोटेड है पर्टिकुलरली एप्लीकेशन को, फैक्टर ऑफ फॉर्म्स के एप्लीकेशन को पर्टिकुलरली डिवोटेड है उनके एप्लीकेशन के लिए। कहाँ? टू द ह्यूमन ऑर्गेनिज्म, तो ह्यूमन ऑर्गेनिज्म पे कैसे काम करता है उसके लिए समर्पित है ये वाला जो चैप्टर है। रिगार्डलेस ऑफ द ऑपरेशन एंड इफेक्ट ऑफ द मैकेनिकल फोर्सेस एंड विसरल ऑर्गन्स व्हिच प्रोड्यूस देम, उससे कोई ज्यादा संबंध नहीं है कि क्या ऑपरेशन है, क्या इफेक्ट है मैकेनिकल फोर्सेस का और विसरल ऑर्गन्स का जो उनके ऊपर होता है, बजाय बल्कि इसकी जगह ये ह्यूमन ऑर्गेनिज्म की फॉर्म के ऊपर एप्लीकेशन है इस फैक्टर का। Except in the most primitive and elementary sense as connected with primitive geometry or form and motions of the planet। Except का मतलब है सिवाय, most primitive elementary sense के जो कि connected है primitive geometry और form and motion of planets के। कह रहे हैं आगे let it be understood in the following summary that the term artistic is used in its most comprehensive sense, including not only the art side of nature but also of the art of man, such as sculpture, painting, acting, singing, musical instrumentation, athletics of all sorts, and the semi-artistic professions such as photography, phonography, telegraphy, and all other arts which are a combination of art and science with the art principles dominant and a subdominance of the scientific laws। तो कह रहे हैं इसका यूज हम समझने के लिए करेंगे, ना केवल आर्ट साइड ऑफ नेचर के
ऊपर ही केवल, बल्कि हम इसके द्वारा समझेंगे आर्ट ऑफ मैन, जैसे कि स्कल्पचर पेंटिंग के रूप में, एक्टिंग के रूप में, सिंगिंग के रूप में, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंटेशन के रूप में, एथलेटिक्स ऑफ ऑल सॉर्ट्स के रूप में, सेमी आर्टिस्टिक प्रोफेशंस के रूप में सच एज फोटोग्राफी, फोनोग्राफी, टेलीग्राफी, और दूसरे आज और सभी दूसरी आर्ट्स को, जो कॉम्बिनेशन है आर्ट और साइंस का, जहां पर आर्ट प्रिंसिपल का डोमिनेंस है और सब डोमिनेंस है जहां पर साइंटिफिक लॉज, वो सब हम आगे इस तरह से इसके द्वारा समझेंगे और पढ़ेंगे। ठीक है भाई, यहीं रुकेंगे दोस्त। ठीक है राम, यहीं रुकते हैं दोस्त। मैं कह रहा हूँ 2 मिनट लगेंगे, इसे भी निपटा के कल से नया नहीं, इसमें ना एक अच्छी लिस्ट है, ये थोड़ा डिटेल में होगा, ये थोड़ी अच्छी लिस्ट है। हाँ, ये समझने वाली है, ये सारी समरी है और इसमें मजा आ जाएगा। जितने भी लॉ है ना, द लॉ ऑफ पॉइंट, लॉ ऑफ स्क्वायर, लॉ ऑफ लाइन, लॉ ऑफ एंगल, लॉ ऑफ स्क्वायर, लॉ ऑफ क्यूब, ये क्या है? ये नॉर्मल लॉ ऑफ फॉर्म भी है और स्केलिनिज्म के भी निचले वाले हैं। ये जो स्केलिनिज्म के हैं वो निचले वाले, ओब्लिक्विटी, एसेंट्रिसिटी, इम्परफेक्ट कर्वेशन, परवर्जन ऑफ फॉर्म, सिनिस्ट्रलिटी और लेफ्ट हैंडेडनेस, इम्परफेक्ट ना। तो ये हल्की सी समरी कर लेंगे, बहुत ही मजा आ जाएगा। ये सारे चैप्टर का निचोड़ है जो अब तक हमने पढ़ा। हाँ जी, हाँ जी। चलो ठीक है भाई, राम राम। राम राम।